हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का पहला भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना और आम आदमी बीमा योजना के बारे में देखेंगे। तो आप लोग परीक्षा में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप लोग को एडीओ एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1999। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ, तो 1 अप्रैल 1999 को। इसमें आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है वो कौन से मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसका स्थान बाद में कौन सी योजना ले लेगी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर बाद में आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समाहित किया गया? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग IRDP के नाम से जानते हैं। दूसरा है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम लोग ट्राई-सेम के नाम से जानते हैं। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, जिसे हम लोग ड्वाक्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही योजना को किस में शामिल किया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। आप लोगों को याद रखना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इन 3 योजनाओं के अतिरिक्त अन्य 3 योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। उसको हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग को याद रखना है IRDP, इसको भारत में प्रारंभ कब किया गया था? 1978 में। और इसे देश में लागू कब किया गया था? तो इसे 1980 में देश में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1978 में, और लागू कब हुआ था देश में? 1980। तो इन दोनों ही तथ्यों को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद ट्राई-सेम को भारत में प्रारंभ कब किया गया था? तो 1979 में। ठीक है, 1979 में ट्राई-सेम को भारत में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, इसे कब प्रारंभ किया गया था? तो 1982-83 में इसे प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग जो अन्य 3 योजना है जिसको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग को याद रखना है, चौथे नंबर पर क्या याद रखना है आप लोग को? ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति कार्यक्रम, जिसे हम लोग सीट्रा के नाम से जानते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आप लोग को याद रखना है गंगा कल्याण योजना। और 6वें नंबर पर क्या याद रखना है? 10 लाख कुआं योजना। ठीक है, तो ये 6 योजना को आप लोग को याद रखना है। इन 6 योजना को किस में शामिल किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्थायी आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्व सहायता समूहों के रूप में संगठित किया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण, ऋण और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाती थी, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों कथन दिए गए हैं 1, 2, 3, ये बिल्कुल सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है परियोजना लागत का 30%, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है अधिकतम 7500 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सामान्य वर्ग के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी? परियोजना लागत का 30%, और यह 30% अधिकतम कितना हो सकता है? 7500 रुपये हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है परियोजना लागत का 50%, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है अधिकतम 10,000 रुपये तक का अनुदान, तो ये भी कथन सही है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? परियोजना लागत का 50%, और ये 50% अधिकतम कितना हो सकता है? 10,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्व सहायता समूह के लिए कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है परियोजना लागत का 50%, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है अधिकतम 1,25,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यहाँ पर जो दोनों कथन दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए सामान्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 75:25। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए सामान्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? 75:25। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 90:10। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? 90:10। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले विभिन्न वर्गों के न्यूनतम आरक्षण के संबंध में कौन सा सत्य है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए कितना प्रतिशत न्यूनतम आरक्षण रहेगा? 50%, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है महिला वर्ग के लिए इसमें न्यूनतम 50% आरक्षण रहेगा, तो ये भी सत्य है। तीसरा है विकलांग वर्ग के लिए यहाँ पर न्यूनतम 3% आरक्षण रहेगा, तो ये भी सत्य है। इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों कथन सत्य है। हमारा अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत स्व सहायता समूह के गठन के लिए निम्न में से कौन सी पात्रता आवश्यक होगी? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है इनमें 10 से 20 सदस्य होने चाहिए, परंतु दुर्गम क्षेत्रों, कम सिंचाई वाले क्षेत्रों और विकलांग व्यक्तियों के मामले में यह 5 से 20 हो सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र होगा जो कि अन्य स्व सहायता समूह का सदस्य न हो, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है समूह में सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होंगे, तथापि यदि आवश्यक हो तो अधिकतम 20 से 30% सदस्य गरीबी रेखा से सीमांत रूप से ऊपर के परिवार हो सकते हैं, तो ये कथन भी सत्य है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है, इसलिए जो उपयुक्त सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है
वो है ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 को। और ये किनकी जयंती पर प्रारंभ किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 11 अक्टूबर 2014 को। अब हम लोग देखते हैं कि ये सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है। तो यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत प्रत्येक संसद सदस्य को एक ग्राम पंचायत गोद लेना है और उसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, विकास संबंधी वहाँ कार्य करवाना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रथम चरण की अवधि निम्न में से कौन सी थी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 2014 से 19 तक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सांसद आदर्श ग्राम कब प्रारंभ किया गया था, 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। और इसके प्रथम चरण की अवधि कितनी थी, 2014 से 19। और आप लोग को याद रखना है सांसद आदर्श ग्राम योजना कौन सी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण की अवधि निम्न में से कौन सी थी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सांसद आदर्श ग्राम योजना का दूसरा चरण कब से लेकर कब तक चला, तो वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक। हमारा अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं जो कि ऑप्शन के रूप में है, जिसमें से पहला है इसके प्रथम चरण में सांसदों द्वारा 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग को याद रखना है जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है वो कब से लेकर कब तक चला, जो इसका प्रथम चरण था वो 2014 से 2019 तक चला। और इस दौरान प्रत्येक जो सांसद है उनको कितना आदर्श ग्राम बनाना था, तो इस दौरान 3 आदर्श ग्राम बनाना था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन पहला है वो सही है। अब हम लोग जो दूसरा ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। इसके दूसरे चरण में सांसदों द्वारा 10 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे चरण में सांसदों द्वारा कितने आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 5 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, इस योजना के लिए नोडल अधिकारी राज्यपाल होंगे, जो कि गलत है, क्योंकि इस योजना के लिए नोडल अधिकारी कौन होंगे, जिले के कलेक्टर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। इस प्रकार हम लोग देखें तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना में आदर्श ग्राम चयन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है ग्राम पंचायत इसकी बुनियादी इकाई होगी, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है मैदानी क्षेत्रों में आदर्श ग्राम की आबादी 3000 से 5000 होगी, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है पर्वतीय जनजाति एवं दुर्गम क्षेत्रों में आदर्श ग्राम की आबादी 1000 से 3000 होगी, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो 3 ऑप्शन जो शुरू का है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में विधायक आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल वर्ष 2015। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य में विधायक आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल वर्ष 2015 से। हमारा अगला प्रश्न है आम आदमी बीमा योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 से हुआ, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा है ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है,
जो कि जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। तो ये कथन भी सत्य है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आप लोग को याद रखना है, आम आदमी बीमा योजना एक केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 से हुआ और यह ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है। हमारा अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना राज्य में कब से लागू है? तो हम लोग को यहाँ पर बताना है कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी बीमा योजना कब से लागू है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, 1 फरवरी वर्ष 2009। ठीक है, तो 1 फरवरी 2009 से छत्तीसगढ़ में आम आदमी बीमा योजना लागू है। अब हम लोग देखते हैं कि देश में आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ करने में कौन सी संस्था का महत्वपूर्ण योगदान था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, तो देश में आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ करने में किनका सहयोग था? भारतीय जीवन बीमा निगम। और यह कौन से मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है, योजना के तहत सुनिश्चित किया गया सदस्य परिवार का मुखिया होना चाहिए या ग्रामीण भूमिहीन परिवार में परिवार का कमाऊ सदस्य होना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, बीमाकृत सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तीसरा है, बीमित व्यक्ति बीपीएल परिवार से होना चाहिए। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही जो ऑप्शन है सत्य है, इसलिए उपरोक्त सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना होगा? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 50:50। मतलब यहाँ पर जितना भी पैसा लगेगा उसमें 50% कौन प्रदान करेगा? केंद्र प्रदान करेगा, जबकि जितना भी पैसा लगेगा उसमें 50% कौन प्रदान करेगा? राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 200 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, आम आदमी बीमा योजना की प्रीमियम राशि कितनी है? 200 रुपये प्रति वर्ष, जिसमें से 100 रुपये केंद्र सरकार देगी और 100 रुपये कौन देगी? राज्य सरकार देगी। यहाँ पर हितग्राही द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना में बीमित व्यक्ति के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 2 बच्चों को प्रति माह कितने रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 100 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, आम आदमी बीमा योजना में बीमित व्यक्ति के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 2 बच्चों को प्रति माह 100 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना में बीमित व्यक्ति के बीमा अवधि से पहले सामान्य मृत्यु हो जाने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, 30,000 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, आम आदमी बीमा योजना में बीमित व्यक्ति के बीमा अवधि से पहले सामान्य मृत्यु हो जाने पर 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी दुर्घटना से मृत्यु होने पर। और यदि दुर्घटना में स्थायी अपंगता हो जाती है तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 75,000 रुपये दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर। जबकि 37,500 रुपये की राशि कब प्रदान की जाएगी? जब दुर्घटना में अस्थायी अपंगता होती है तो। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग को याद रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना और आम आदमी बीमा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।